नमस्ते जी। हम इतिहास में देखते हैं कि जितने भी राजा हुए हैं वो अपने आप को या तो सूर्यवंशी कहते हैं या चंद्रवंशी कहते हैं। अधिकांश राजा, अधिकांश शासक अपने आप को सूर्यवंश या चंद्रवंश से ही जोड़ते हैं। कुछ वंश व्यक्तियों पर भी आधारित हैं, कुछ वर्गों पर आधारित हैं, लेकिन मूल रूप से ये दो ही वंश माने जाते हैं कि कोई राजा या सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है। मध्यकाल में भी जब राजस्थान आदि में या देश के दूसरे क्षेत्रों में जो राजा थे वो अपने आप को इसी रूप से सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहते रहे हैं। तो ये दो वंश राजाओं के बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इन दो वंशों की कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे इनका नाम इस रूप से पड़ा, कैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश नाम पड़ा, और सूर्य और चंद्रमा का क्या इससे संबंध है, क्या आधार है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो दो खगोलीय पिंड हैं जो पृथ्वी पर से आसानी से दिखाई देते हैं। तो वो दो खगोलीय पिंड हैं, और उन दो खगोलीय पिंडों पर कैसे जो है इन राजवंशों का नामकरण किस प्रकार से होता है, तो ये आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये भी जान लें कि चंद्रमा और सूर्य जो वो किसकी प्रतीक माने जाते हैं, प्रतीक रूप में जो है किनको माना जाता है। अगर देखें तो जो सूर्य है वो अग्नि का प्रतीक है, और तेज का, ओज का प्रतीक है, और उसको पुरुष के द्वारा जो है उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। जबकि दूसरी ओर जो चंद्रमा है वो सोम का प्रतीक है, वो शीतलता का, धैर्यता का प्रतीक है, और वो नारी जो है उसके प्रतीक के रूप में मानी जाती है। तो इस रूप में से पुरुष और नारी तो इनके प्रतीक हैं। तो ये किस प्रकार से इन राजाओं के वंश से इनका कैसे संबंध जुड़ता है, या कोई संबंध है भी या नहीं है, और क्या ये सूर्य वंश और चंद्र वंश परस्पर में एक दूसरे के विरोधी वंश रहे हैं, क्या एक दूसरे से शत्रुता इनकी रहती रही है, क्या एक प्रकार से नेचुरल एनिमी एक दूसरे के ये रहे, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए इतिहास को थोड़ा सा जानते हैं, उसमें पीछे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सूर्यवंश और चंद्रवंश जो है वो स्थापित हुए हैं। हम जनश्रुतियों को या पौराणिक अनुश्रुतियों को देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्यों का सबसे पहला जो राजा था वो था वैवस्वत मनु। इस वनमंत्र में जो आर्यों का सबसे पहला राजा वैवस्वत मनु, महर्षि मनु जो है वो आर्यों के पहले राजा हुए हैं। जब यहाँ पर अव्यवस्थाएं हो गई, समाज में अव्यवस्था हो गई, अन्याय की स्थापना हो गई, और कोई भी अपने धर्म का पालन जो वो ठीक से नहीं कर रहा था, और मात्स्य न्याय की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। मात्स्य न्याय का अर्थ है कि जहाँ केवल शक्ति ही जो है अधिकार का आधार बन जाती है। जैसे समुद्र में, जल में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली अपने से और छोटी मछली को खा जाती है, तो उसे मात्स्य न्याय बोलते हैं। अर्थात जहाँ पर जो है अधिकार का आधार केवल शारीरिक शक्ति रह जाती है, जिसे सामान्य भाषा में कहें तो जंगल राज भी कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने, कहते कि समाज के प्रबुद्ध लोगों ने महर्षि मनु से जाकर के प्रार्थना की कि आप सबसे प्रबुद्ध हैं, आप हमारे राजा बनना स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार की संविधाएं जो है वो शासक और प्रजा के बीच होती रही हैं, संसार भर में होती रही हैं। तो वो जो है शासक मनु जो है यहाँ के शासक बन जाते हैं, प्रथम शासक कहलाते हैं महर्षि मनु। तो मनु के 8 पुत्र थे, और 8 पुत्रों में से बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जो कि अयोध्या के शासक बने, और उसके अलावा और उनके जो पुत्र थे वो भी अलग अलग स्थानों पर राजा नियुक्त हुए, राजा बने, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। लेकिन जो इक्ष्वाकु जो था, जो उनका बड़ा पुत्र था, ये सबसे ज्यादा बलशाली था, और इसके वंश में अनेकों चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो जो इक्ष्वाकु वंश जो चला, पहले तो ये इक्ष्वाकु वंश के नाम से ही जाना जाता था, फिर इसका नाम जो है वो सूर्य वंश पड़ जाता है। और ये मनु के पुत्र से जो प्रारंभ होता है वंश, वो सूर्य वंश कहलाता है। और इसी इक्ष्वाकु वंश में कितने बलशाली और कितने वीर योद्धा जो है, कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, आइए उनका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि वो हमारे इतिहास के बहुत ही महान पुरुष रहे हैं। उनमें से जो शासक हुए हैं, इनमें एक शासक थे मांधाता, जो कि मनु की 19वीं पीढ़ी में यहाँ पर शासक हुए, जो कि बड़े भारी चक्रवर्ती सम्राट थे, और जिसने चारों तरफ के पूरे भूखंड को जो उन्होंने जीता था और अपने शासन के अंतर्गत ले आए थे। इन्हीं के वंशों में आगे चल के राजा हरिश्चंद्र हुए।
जो कि मनु की 31वीं पीढ़ी में राजा माने जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने अपना शासन तक दान दे दिया था और एक बहुत ही सामान्य से व्यक्ति के घर में जाकर के उसके यहाँ अपनी सेवाएं जो दी थी। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र इन सूर्यवंशियों में राजा हुए। इन्हीं के वंशों में आगे चल करके 41वीं पीढ़ी में कहते हैं कि राजा सगर हुए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। उनके बारे में भी पुराणों में तो आता है कि वो 60,000 पुत्र थे या 60,000 उनकी जो थी प्रजा थी, जो जिस रूप में उसको जो उसका हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार रहती थी। उन्हीं की पीढ़ियों में 45वीं पीढ़ी में आगे चल के कहते हैं कि भगीरथ जो है बड़े प्रसिद्ध राजा हुए सूर्यवंशियों में, इक्ष्वाकु वंश में जो राजा हुए। और भगीरथ जिसको कहा जाता है कि वो गंगा को धरती पर लेकर के आए। हालांकि ये तो पौराणिक अनुश्रुति है, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने कहीं न कहीं गंगा के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, या गंगा को मैदानी क्षेत्रों में लाने में उसमें कहीं अपना पुरुषार्थ किया, जैसे कुछ लोग मानते हैं। लेकिन उसकी यहाँ विवेचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि राजा भगीरथ जो हो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, जिनके नाम से नदी का भी नाम जो हो भगीरथ पड़ा, या जिस रूप में भी हुआ। इन्हीं के वंशों में आगे चल के राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप के पौत्र राजा रघु हुए, जो कि इतने प्रसिद्ध राजा हुए राजा रघु के। उनके नाम से आगे उस वंश को ही रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। तो राजा रघु हुए, राजा रघु ही पौत्र, क्योंकि दिलीप राजा साथ जो थे वो मनु की 60वीं पीढ़ी में थे। 62वीं पीढ़ी में राजा रघु थे। 64वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए। और उन्हीं के पुत्र श्री रामचंद्र जो थे वो 65वीं पीढ़ी में मनु की, वो यहाँ के अयोध्या के जो है शासक बने, जिन्होंने दक्षिण तक जो है उसे आर्य सभ्यता की जो है पुनर्स्थापना की थी। तो ये अनेकों शासक इस प्रकार से सूर्य वंश में हुए। और ये सूर्यवंशी कहलाए कि जिनकी उत्पत्ति मनु के पुत्र से हुई, या मनु के पुत्र के वंश से हुई है, वो जो है सूर्यवंशी कहलाए। और दूसरी तरफ जो चंद्रवंशी थे, वास्तव में चंद्रवंशी कौन थे? तो जैसे मनु के पुत्र थे, उसी प्रकार से मनु के 8 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी ईला। जो मनु की पुत्री थी, उन्हीं से पुरुरवा हुए। और पुरुरवा से ही जो है उस आगे जो है उनकी वंश चला। तो पुरुरवा एल भी कहलाए, और उन्होंने शासन की स्थापना की। और वो जो शासक हुए, जो मनु की पुत्री के आगे चल के वंशों में जो शासक हुए, वो सारे के सारे कहलाए चंद्रवंशी शासक। और चंद्रवंशी शासकों में भी बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं, प्रसिद्ध राजा हुए हैं। राजा नहुष हुए हैं, जो कि काफी न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। काफी प्रसिद्ध राजा हो रहे हैं, जो कि उनकी पूर्वा की 5वीं पीढ़ी में राजा नहुष हुए। 6ठी पीढ़ी में ही राजा ययाति हुए। ययाति तो काफी इतिहास प्रसिद्ध राजा हुए हैं। काफी उनका जो है वो वर्णन आता है ग्रंथों में। ययाति के ही 5 बड़े बलशाली पुत्र हुए, जिनमें से एक यदु थे, जिन्होंने यदुवंश की स्थापना की थी। उन्हीं की पीढ़ियों में आगे चल करके राजा महिष्मत हुए, जो कि 23वीं पीढ़ी में थे। और महिष्मत ने पूरे दक्षिण भारत पर एक प्रकार से अपना शासन स्थापित किया था, राज्य स्थापित किए थे। उन्हीं की पीढ़ियों में पूर्व भारत में भी मगध वंश की भी स्थापना हुई, मगध राज्य की भी स्थापना हुई। और पूरा उत्तर पूर्व के क्षेत्रों तक वो चंद्रवंशी शासक जो है वो पहुंचे। और उधर पूर्व पश्चिम में भी गांधार एक उनके वंश में राजा हुए। गांधार, जिन्होंने गांधार की स्थापना की थी, उन्हीं के वंश में अर्जुन कृतवीर्य, उनकी पूर्वा की 32वीं पीढ़ी में जो अर्जुन कृतवीर्य राजा हुए, उन्होंने दक्षिण में काफी विजय प्राप्त की, दक्षिण में शासन की स्थापना की, राज्यों की स्थापना की। और उस काल में रावण को वहां पर हराया था। ये वो रावण नहीं था जिसको श्री राम ने हराया था, अपितु लंका और दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो वहाँ का जो राक्षस शासक होता था, राजा होता था, उसकी उपाधि रावण कहलाती थी। तो उस काल में भी वो जो वहाँ का राजा था, रावण था, तो उसको अर्जुन कृतवीर्य ने उस काल में हराया था। बाद में कोई राजा बने तो वो उपाधि के रूप में वो भी रावण कहलाए। तो वो उनका श्री राम से युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से जो मनु की पुत्री से जो वंश चला वो चंद्रवंश कहलाया, और मनु के पुत्र से जो वंश चला वो सूर्यवंश कहलाया। इन्हीं में चंद्रवंशियों में ही बहुत सारे और भी वंश चले। बाद में आकर के
जो है किसी कोई बड़ा महत्वपूर्ण अगर शासक हुआ, कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ, कोई बड़ा प्रसिद्ध सम्राट हुआ, तो उसके नाम से वंश चल पड़ता है। जैसे भरत के नाम से भरत वंश चल पड़ा, कुरु के नाम से कौरव वंश चला, पुरु के नाम से पौरव वंश चला, यदु के नाम से यदुवंश चला। तो वो भी वंश जो उनके चल जाते थे और उनको वंशकर कहा जाता है ऐसे राजा को जिनके नाम से वंश आगे चलता था। लेकिन मूल रूप से दो ही वंश थे, और वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, अर्थात जो मनु के पुत्र से जो निकला वो सूर्यवंशी, और मनु की पुत्री से जो आगे वंश चले वो चंद्रवंशी राजा कहलाए। और राजा उस वंश का राजा केवल वही नहीं था जो उसका पुत्र ही होता था, लेकिन यदि पुत्र नहीं होता था तो उसका जो भी उत्तराधिकारी बनता था वो भी उसी वंश का राजा माना जाता था, उसको भी उसी वंश का कहा जाता था। और अनेकों चक्रवर्ती सम्राट हुए, और जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनका भी उद्देश्य कोई दूसरे जो राजा होते थे जब वो विजय अभियान पर चलते थे या पूरे भूखंड पर विजय की अपनी पताका फहराते थे, तो उनका उद्देश्य भी दूसरे जो राजा होते थे उनका मूलोच्छेदन करना नहीं होता था, उनको पूरी तरह से नष्ट करना नहीं होता था। उनका तो केवल उद्देश्य जो है उनकी वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, केवल इतना ही उनका उद्देश्य होता था कि जिससे कि वहां पर भी व्यवस्थाएं जो वो ठीक ठीक बनी रहे। तो इस प्रकार से ये दो वंश जो है रहे हैं, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश, और उन्हीं से जो है ये अनेकों हमारे यहाँ पर शासक हुए हैं। जो आर्यों की जो परंपरा जो है शासन की वो रही है, तो वो उसका वर्णन जो है अनेकों पुराणों में मिलता है, ना तो वो पूरी तरह से मान्य हो सकता है, अनेकों दूसरे ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, उनमें भी उनकी कहानियां और कथाएं जो मिलती हैं। तो वो एक बड़ा ही स्पष्ट रूप से है, और उसको जो है वंशावलियां भी जो है इतनी रूप से पूरी तरह से साइंटिफिक उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा जो उसमें कहते हैं कि वो मोटा मोटा अनुमान उसमें वो लगाया जा सकता है। और इस प्रकार से, लेकिन इतना निश्चित है कि ये दो वंश जो है महर्षि मनु के, राजा मनु के पुत्र और पुत्रियों से चले थे। इसी कारण से, पुत्र से चलने के कारण से उसको सूर्यवंश कहा गया क्योंकि वो पुरुष का प्रतीक है, पुत्री के चलने के कारण से उसको चंद्रवंश कहा गया क्योंकि वो पुत्री का प्रतीक है। तो ये सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की जो है उत्पत्ति का एक मूल कारण है। अनेकों इसमें जो प्रसिद्ध राजा हुए उनके बारे में अलग से जाना जा सकता है, उनके कार्यों के बारे में जाना जा सकता है, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें स्थापित की, ये न्याय की स्थापना की, या एक प्रकार से कहें कि राज्य की स्थापना की, तो वो बड़ी ही एक रोचक इतिहास बनता है। तो उसको भी जानना, पढ़ना, समझना हमें चाहिए। अब सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।